हे हाय एवरीवन। सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। सो नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि भाई गिवन अ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में मेरे को सब कुछ पता है, पॉपुलेशन की पैरामीटर्स पता है, मतलब मेरे को पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारा आइडिया है कि पॉपुलेशन का मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और पी क्या है। पी इस प्रपोर्शन देखेंगे अगले से अगले लेक्चर में कि प्रपोर्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो अगर मेरे को पॉपुलेशन की चीज़ें पता है तो मैं इस पॉपुलेशन से जब भी मैं डिफरेंट डिफरेंट सैंपल सैंपल करूंगा तो इस सैंपल की जो भी स्टैटिस्टिक्स होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। करेक्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या होता है वो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे, ठीक है। तो क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी तीन स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे और उनके डिस्ट्रीब्यूशन जानने की कोशिश करेंगे अगर मेरे को पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। तो लेट्स से अगर मेरे को पॉपुलेशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन सारी पता है, ठीक है। अगर मेरे को पॉपुलेशन के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो भी डिफरेंट डिफरेंट हम सैंपल्स लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लेंगे, उनके उन सैंपल्स के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वेरिएंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और प्रपोर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। ईच सैंपल स्मॉल एन होगा और नंबर ऑफ सैंपल के इट्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कहीं हम यूज ज्यादा करेंगे नहीं। बस कह दिया गया है कि भाई ठीक है चलो के सैंपल्स अगर हमें लेने हैं तो एंड आइटम्स इन ईच सैंपल इज लेट्स से स्मॉल x1 टू xn, ठीक है। सो तीन केसेस बनते हैं कि भाई अगर आपको मीन और ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर वेरिएंस, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पता है तो आपको वन एन, अगर एक पता है तो दूसरा पता है, दूसरा पता है तो पहला वाला पता है, ठीक है। तो अगर आपको पॉपुलेशन पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस पता है, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस पता है, या पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ठीक है। तो जो मेरा मीन है, जो मेरा सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है, मीन, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकता है और उसका वेरिएंस क्या हो सकता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें किस तरीके से सहायता करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें पॉपुलेशन का म्यू और सिग्मा पता है तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन अगर ऐसे है मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक्स का तो एस स्क्वायर विल बी माई वेरिएंस। सो सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकता है और वेरिएंस ऑफ सैंपल वेरिएंस क्या हो सकता है, और हम ये देखेंगे चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमें किस तरीके से सहायता करेगा। एंड केस थ्री हम देखेंगे कि भाई गिवन प्रपोर्शन पी ऑफ द पॉपुलेशन, तो पी हैड विल बी proportion of the sample which is sampled from this ट्रू पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सुनने में लग रहा है, लेकिन इसको हम देखेंगे और ये सारे केसेस हम समझ समझ के अपने दिल में बैठाएंगे, क्योंकि भाई 30 लाख के इंटरव्यू, 30 लाख से ज्यादा का अगर इंटरव्यू होगा स्टैटिस्टिक्स में, कुछ चीजें तय हैं जो लोग पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे, उनकी लैंग्वेज कुछ और होगी, आपसे यही सारी चीजें निकलवाने की कोशिश करेंगे। अभी भी कह रहा हूँ 30 लाख से ज्यादा का इंटरव्यू, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, और ये काफ़ी आर्टिकुलेट करके मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से चीज़ें लिखी हैं तो समझी हैं। और जब मैं पढ़ता था और जब मैं प्लेसमेंट के लिए बैठता था तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं है, एक जगह मिलती नहीं है। 10 बुक्स रेफर करो, ठीक है, 10 लेक्चर्स देखो, 10 यूट्यूब चैनल्स देखो, ठीक है। उसमें भी जहाँ पे कठिन मैथमेटिक्स आ गई तो या तो बस लिख के छोड़ दिया, या तो फिर हल्का सा बोल दिया कि भाई हाँ भाई होता है ऐसा, या तो फिर ठीक है। तो मैं जो भी बोलता हूँ कि भाई इसको टाइम की वजह से छोड़ रहे हैं तो उसको सच में टाइम की वजह से छोड़ रहे हैं, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसको कोई पूछेगा, ठीक है। और और वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करोगे तो खुद से सीख जाओगे, ठीक है। और या तो तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो हम मशीन लर्निंग कोर्स में ऑलरेडी देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं कुछ चीजें छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, केस वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मेरे को म्यू पॉपुलेशन पता है, सिग्मा पॉपुलेशन पता है और पी ऑफ पॉपुलेशन पता है, पर अभी इसका कोई काम नहीं, ठीक है, केस वन में। तो देख लेते हैं क्या। तो
मेरे को किसी भी सैंपल में n एलिमेंट्स चाहिए, स्मॉल n एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं n रैंडम वेरिएबल्स बना लूंगा, x1 टू xn। ये n रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब ये वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं? सो ये वैल्यू ले सकते हैं कि x1 x2 xn कैन टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम दी पॉपुलेशन, एनी एलिमेंट फ्रॉम दी पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इनमें से आप कुछ सैंपल्स कर रहे हो, x1 टू xn, करेक्ट? तो यही, ठीक है। तो x1 की जगह, लेट्स से x1 की जगह कोई एक एलिमेंट आया, x2 की जगह कोई एक एलिमेंट आया, x3 का जगह कोई एक एलिमेंट आया, सो ऑन xn की जगह कोई एक एलिमेंट आया, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन एलिमेंट्स विल गिव यू फर्स्ट सैंपल डेटा, करेक्ट? कोई दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा तो इट विल गिव यू सेकेंड सैंपल डेटा। समझ रहे हो? सो बेसिकली x1 टू xn रैंडम वेरिएबल जैसे ही मैंने बना दिया, तो मेरे वो सारे सैंपल्स को मैं डिनोट कर सकता हूँ x1 टू xn, और मैं बोल दूंगा कि भाई एक्साइज कैन टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन, करेक्ट? हम पिछले लेक्चर में देखते थे, बोलते थे कि भाई लेट्स से के सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो बोल दो भाई x1 कोई भी के वैल्यू ले ले, x2 कोई भी के वैल्यू ले ले, सो ऑन xn कोई भी के वैल्यू ले ले, और इन सबके कॉम्बिनेशन विल गिव यू के सैंपल्स, बोल सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन अभी के लिए x1 कोई भी एलिमेंट ले सकता है पॉपुलेशन में से, x2 कोई भी, सो ऑन xn कोई भी, एंड हेंस मेरे पास n साइज का सैंपल बन जाएगा, करेक्ट? नाउ, सो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो n रैंडम वेरिएबल्स है, दीज आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है? आईआईडी काफी जगह सुनोगे, आगे मशीन लर्निंग में भी पढ़ोगे, इवन इंटरव्यूज में भी लोग क्वेश्चन पूछते वक्त बोल देंगे कि लेट्स से कि आपके पास n रैंडम वेरिएबल्स है विच आर आईआईडी। आईआईडी इज नथिंग बट दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। डेफिनेशन मैं दोहराऊंगा नहीं, हम लोग ने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में, अगर नहीं पता है तो फिर दोबारा से देखो, सीरीज में देखना स्टार्ट करो, ठीक है? दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट्स एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि भाई पॉपुलेशन से जिस तरीके से x1 को लिया गया है उसी तरीके से x2 को लिया गया है, उसी तरीके से x3 को लिया गया है, सो ऑन, मतलब जो सैंपल करने का तरीका है वो सेम है, ठीक है? जो सैंपल करने का तरीका है वो सेम है, या फिर रिवर्स ऑर्डर में बोलो तो जो x1 टू xn है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? ओके, सो इतना पता है, ठीक है? अब सो लेट्स से, अब ये मेरे को क्या दर्शाता है? अब मेरे को ये दर्शाता है कि भाई कोई भी सैंपल, दुनिया में कोई भी सैंपल जो कि मैंने पॉपुलेशन से बनाया है जिसका साइज n है, अब x1 x2 सो ऑन xn रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, उस पे मेरे उस पे उन पर्टिकुलर वैल्यूज पे मेरा n साइज का सैंपल डिफाइन हो जाएगा, करेक्ट? करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल डिफाइन हो जाएंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट सैंपल, तो हर सैंपल का मीन अलग आएगा, हर सैंपल का मीन अलग आएगा, हर सैंपल का मीन आएगा अलग, हर सैंपल का मीन आएगा अलग, ठीक है? हर सैंपल का मीन आएगा अलग, ठीक है? सो लेट्स से सैंपल 1 का x1 बार आ गया, सैंपल 2 का x2 बार आ गया, सैंपल 3 का x3 बार आ गया, सैंपल 4 का x4 बार आ गया, सैंपल 5 का x5 बार आ गया, सैंपल 6 का x6 बार आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ये जो मीन ऑफ सैंपल्स है ना, मीन ऑफ सैंपल्स है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल करने के वजह से ये जो मीन का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन चाहिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन चाहिए, और ये है वो मीन्स, ठीक है? तो लेट्स से, तो मैं एक रैंडम वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से एक्स बार, जो मैं बोलता हूँ कि भाई एक्स बार इज माई रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज, विच कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है? सो सैंपल 1 के लिए मेरा एक्स बार हो जाएगा x1 बार, सैंपल 2 के लिए मेरा एक्स बार हो जाएगा x2 बार, सैंपल 3 के लिए मेरा रैंडम वेरिएबल x3 बार की वैल्यू हो जाएगी, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी x3 बार, सो ऑन सो फोर्थ। सो एक्स बार इज माई रैंडम वेरिएबल विच शोज सैंपल का मीन, ठीक है? कोई भी सैंपल दे दो तो एक्स बार इज माई रैंडम वेरिएबल, ठीक है? सो बेसिकली एक्स बार, एक्स बार इज अ रैंडम वेरिएबल। एक्स बार क्या करता है? रैंडम वेरिएबल क्या करता है? रैंडम वेरिएबल किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउट आउटकम गवर्न करता है। लेट्स से अगर इफ एक्स इज माय रैंडम वेरिएबल विच सेज कि वेदर टॉस करने पे हेड आएगा कि टेल आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है? थोड़ा सा नए पेज में लिख लेते हैं ये सब,
एक्चुअली आई एम नॉट कन्विंस्ड कि भाई रैंडम वेरिएबल समझ में आया कि नहीं आया, तो बार बार एक ले लेते हैं. सो लेट्स से एक्स इज हेड और टेल. ठीक है. तो व्हाट, अगर जब मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू हेड, इसका मतलब क्या है? आउटकम हेड आए, आउटकम हेड आए, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है? या फिर आउटकम हेड आने वाले इवेंट्स कितने आ सकते हैं, या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, विच इज नथिंग बट 1/2. ठीक है. दो ही इवेंट आ सकते हैं, या तो हेड आए या तो टेल आए. तो उन दोनों ही इवेंट्स में ऐसे कितने इवेंट्स हैं जो कि जिन जिनका जिनके ऐसे एक्सपेरिमेंट, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट हो जिनका आउटकम हेड है. करेक्ट. तो वही मैं कह रहा हूँ. सो लेट्स से सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सो ऑन. लेट्स से के सैंपल्स है मेरे पास. तो सैंपल 1 का मीन लेट्स से x1 है बार, सैंपल 2 का मीन x2 बार, सैंपल 3 का मीन x3 बार, सो ऑन अप टिल सैंपल के का मीन इज x के बार. ठीक है. तो मैं कह रहा हूँ ये सारे मीन्स जो भी हैं, ये तो डिपेंड करता है कि भाई सैंपल में मेरे वैल्यूज x1 टू xn जो रैंडम वेरिएबल्स थे, वो क्या क्या वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वो लेते रहेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट मेरे सैंपल्स बनते रहेंगे, और हेंस डिफरेंट डिफरेंट मीन आता रहेगा. करेक्ट. सो मैं एक एक्स बार एक रैंडम वेरिएबल मान लेता हूँ, एक्स बार एक रैंडम वेरिएबल मान लेता हूँ, अभी के लिए समझा रहा हूँ, अभी अभी ऐसा समझ सकते हैं इसको. ठीक है. आगे चल के हम थोड़ा कुछ कठिन शब्दों में समझेंगे कि भाई कुछ एस्टिमेटर होता है, क्या एस्टिमेट करेंगे, समझेंगे आराम से समझेंगे. ठीक है. पहले ही अगर मैं वो सारी चीजें बताने लगूंगा तो भाई अ, मैं खुद मर गया था जब मैं खुद पढ़ रहा था, तो ऐसे बोर नहीं करेंगे. ठीक है. सो या सो या सो नाउ एक्स बार इज माई रैंडम वेरिएबल. वो क्या बोलेगा कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो भी सैंपल है उसका 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 सैंपल मीन x1 बार हो, या फिर उसका सैंपल मीन x2 बार हो, या फिर उसका सैंपल मीन x3 बार हो, x4 बार हो, सो ऑन x के बार. करेक्ट. सो माई एक्स बार इज माई रैंडम वेरिएबल. और फिर मैं एक्स एक्सेस पे x1 बार, x2 बार, सो ऑन अप टिल xn बार, x के बार प्लॉट कर एक्स एक्सेस पे ले सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ. करेक्ट. ठीक है. एंड एंड दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस पे मेरा एक्स बार रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में प्लॉट करूंगा. ठीक है. एंड वाई एक्सिस में प्लॉट करूंगा कि ये मीन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, एंड हेंस मेरे को एक कुछ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए. करेक्ट. इस केस में इस केस में पीएमएफ होगा, क्योंकि इट इज अ डिस्क्रीट. ठीक है. यही सेम चीज हम लोग ने किया था. कब किया था हम लोग ने यही सेम चीज हम लोग ने किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल 36 पढ़ने के वक्त. ठीक है. ये देखो, रिमेंबर ये चीज, सेम चीज तो किया था. एक्स बार माना था रैंडम वेरिएबल, और क्या क्या मीन हो सकता है. ठीक है. सो एक्स बार को मैंने एक्स एक्सेस पे प्लॉट करके देख लिया था. ठीक है. करेक्ट. एक्स बार की ये सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, और हर वैल्यू के लिए मेरे पास कुछ प्रोबेबिलिटी है, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स बार का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. सो वही चीज है. ठीक है. वही चीज है. करेक्ट. समझ गए. सो एक्स बार इज माई रैंडम वेरिएबल विच इज सेइंग कि भाई इट कैन टेक सैंपल मीन के वैल्यूज, एंड इट इज सेइंग कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स बार इज इक्वल टू x1 बार हो. मतलब ऐसे कितने सैंपल्स आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल्स सच दैट जो भी मेरा सैंपल मीन है दैट इज इक्वल टू x1 बार, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. नहीं समझ में आया? एक बार थोड़ा सा पॉज करो, रिवाइंड करो, वापिस से सुनो, समझ में आ जाएगा. ठीक है. नाउ ठीक है. सो एक्स बार को किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ? सो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है. एंड x1 टू xn आर ऑल्सो रैंडम वेरिएबल. सो x1 x2 xn की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लेके मैं जब एवरेज कर लूंगा, सो दैट इज नथिंग बट एक्स बार. करेक्ट. सो इन रैंडम वेरिएबल का मीन ही तो एक्स बार होगा. करेक्ट. अब मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार चाहिए. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट एलएचएस का एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू आरएचएस का एक्सपेक्टेशन. करेक्ट. वही किया मैंने. ठीक है. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्ट ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये हम लोग ने इनिशियली पढ़ा था. ठीक है. सो ये जो 1/n है वो बाहर आ जाएगा, 1/n बाहर आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 सो ऑन अप टू xn. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई? एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y. पढ़ा था हम लोग ने, ये पढ़ा था. क्यों क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि x एंड y आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स. करेक्ट. सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, एक्सपेक्टेशन
सो ऑन अप टिल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। सो नाउ सिंस, अब सिंस xi is sampled from population, सिंस xi is sampled from population, ठीक है, हर एक x1, हर एक x1, हर एक x2, हर एक, हर एक कोई भी इन इन n में से कोई भी एक रैंडम वेरिएबल उठा लो, वो पॉपुलेशन में से ही तो कोई x1 क्या कर रहा है, x1 बोल रहा है कि भाई मैं पॉपुलेशन में से कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, पॉपुलेशन में से कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, पॉपुलेशन में से कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, पॉपुलेशन में से मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन में से मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो लेट्स से पॉपुलेशन में 200 नंबर्स थे, पॉपुलेशन में 200 नंबर्स थे, सो x1 इन 200 नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, x1 इन दोनों नंबर्स में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, इन दोनों नंबर्स में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। लेट्स से मैं 2 लाख, मैं 2 लाख सैंपल्स ले रहा हूं, मतलब x1 2 लाख बार वैल्यूज ले सकता है पॉपुलेशन में से, x2 भी 2 लाख बार वैल्यू ले सकता है, सो ऑन अप टिल xn भी 2 लाख बार ले सकता है, ठीक है। सो एट एन एवरेज x1 की क्या वैल्यू होगी, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ xn इज नथिंग बट रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एट एन एवरेज क्या होगी, ठीक है, या फिर लेट्स से x1, x1 is coming from some probability distribution of population, this is population, उसकी कोई कोई तो probability distribution हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है population का मीन क्या है और वेरिएंस क्या है, करेक्ट, करेक्ट। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट म्यू, दैट इज नथिंग बट म्यू, डन है। सो सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 भी म्यू होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 भी म्यू होगा, सो ऑन अप टिल एक्सपेक्टेशन ऑफ xn भी म्यू होगा, एंड दिस इज नथिंग बट n टाइम्स म्यू, this n times mu will get cancelled, and so expectation of x bar is nothing but your mu, expectation of x bar is nothing but your mu, expectation of x bar is nothing but your mu, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट, x bar is unbiased estimator for population mean mu, ठीक है। पहले एस्टिमेटर समझ लेते हैं क्या होता है, एस्टिमेटर समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिससे, जिसको यूज करके, जिसको यूज करके, जिसको यूज करके हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, पॉपुलेशन की पैरामीटर को एस्टिमेट करने की की कोशिश करते हैं, या फिर एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो एक्स बार इज माई रैंडम वेरिएबल which is being used to estimate mu of population, mu of population, mu of population, ठीक है। तो x बार को मैं क्या बोलूंगा, x बार इज नथिंग बट, सो x बार को यूज करके मैं म्यू को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड हेंस x बार इज माय एस्टिमेटर, एस्टिमेटर, ठीक है, एस्टिमेटर। सो हम पॉपुलेशन की मीन को एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग अ रैंडम वेरिएबल एक्स बार विच इज नथिंग बट एस्टिमेटर, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको अनबायस्ड एस्टिमेटर क्यों बोलते हैं, इसको अनबायस्ड एस्टिमेटर क्यों बोलते हैं, तो अनबायस्ड का बोलने का मतलब ये है, अनबायस्ड बोलने का मतलब ये है, सो लेट्स, एक कॉइन है, टॉस किया, टॉस किया, टॉस किया, टॉस किया, टॉस किया, 2 लाख बार टॉस किया, सो एट एन एवरेज, एट एन एवरेज, एट एन एवरेज 1 लाख बार हेड आ गया, 1 लाख बार टेल आ गया। अब आप बोलो 1 लाख तो जरूरी नहीं है सर, क्यों 1 लाख एक बार हेड आ गया और दूसरा 1 लाख -1 टाइम्स टेल आ गया, ठीक है, तो दोनों तो इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, अब 1 लाख बार और टॉस करो, मतलब 2 लाख बार टॉस करो, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं सर 2 लाख बार जब भी टॉस किया, मतलब दोनों 1 1 लाख था, तो लेट से मैं बोलूंगा और 2 लाख बार टॉस करो, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं सर जब 4 लाख बार टॉस कर रहे हैं तब भी 2 लाख एक बार लेट से हेड जा रहा है और 1,99,999 टाइम्स टेल्स आ रहा है, ठीक है, तो अब भी सर बराबर नहीं है, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं और 5 लाख बार टॉस करो, ठीक है। मैं ये बोलते रहूंगा सच दैट कि जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टॉस कर लोगे और मेरे को पता है कि वो अनबाइस्ड कॉइन है, अगर अनबाइस्ड कॉइन है तो एक समय के बाद तो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स तो इक्वल आने वाले हैं, करेक्ट। तो मैं अनबाइस्ड क्यों बोलता हूँ, अनबाइस्ड का मतलब ये है कि कोई बायस्ड नहीं है, कोई बायस्ड नहीं है, जैसे कि जैसे कि कैसे एग्जांपल दूं, देख लो,
आप आपके दो तीन दोस्त मिलके किसी बगीचे में भैया आम तोड़ने गए हो बचपन में, ठीक है। गलती से वो बगीचे का माली आ गया, या फिर मालिक आ गया, या फिर किसी ने देख लिया, ठीक है। तो भैया दूर से चप्पल मारेगा। आ, और आपके तरफ भी उतने ही तेजी से मारेगा जितना आपके दोस्त की तरफ मारेगा। तो कोई बायस्डनेस नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई बायस्डनेस नहीं है। तो बायस्डनेस का मतलब कोई फेवर नहीं कर रहा, वो फेवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो वही कहने का मतलब ये है, जो मेरा एक्स बार था, ठीक है, जो मेरा एक्स बार था, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरा पॉपुलेशन है। मैंने सैंपल वन किया, सैंपल टू किया, सैंपल थ्री किया, सैंपल किया, ठीक है। और इन सबका मैंने इनकम निकाला, ठीक है, इन सबका मैंने इनकम निकाला, ठीक है। सो इसको जब बहुत बार सैम्पलिंग करोगे, बहुत बार सैम्पलिंग करोगे, सो ये जो भी आपकी इनकम की एवरेज आ रही है, इनकम की एवरेज आ रही है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर सैंपल की स्टैटिस्टिक्स, दिस इज नथिंग बट योर सैंपल की स्टैटिस्टिक्स। और एट एन एवरेज ऑफ ऑल दीज एक्स बार सैंपल, ठीक है, ठीक है। सो के सैंपल है, तो के सैंपल के करस्पॉन्डिंग मीन कितने आएंगे, के मीन्स आएंगे, ठीक है। के सैंपल के करस्पॉन्डिंग के मीन्स आएंगे आपको, के एवरेज इनकम आएंगे ऑफ ऑल दीज सैंपल्स, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको जब बार 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 सैम्पलिंग करोगे, बहुत बार करोगे, तो एट एन एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार विल बी इक्वल टू म्यू। और क्यों? वो मैथमेटिकली पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं, एट एन एवरेज एक्स, जो भी सैंपल का इनकम होगा उसका जो मीन होगा, ठीक है, एक्स बार इनकम होगा, दैट विल बी म्यू। ना म्यू से कम, ना म्यू से थोड़ा सा कम, और ना ही म्यू से थोड़ा सा ज्यादा, एग्जैक्ट म्यू होगा, ठीक है। अगर म्यू से थोड़ा सा कम होता तो हम बोलते अंडर एस्टिमेट, ठीक है। लेट्स से पॉपुलेशन की मीन इनकम है, लेट्स से पॉपुलेशन की मीन इनकम है मंथली, लेट्स से 1 लाख, ठीक है। आपने इसमें से सैंपल 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 10 लाख सैंपल लिए और सबका मीन निकाला। सो एवरेज इनकम भी आपकी जो भी आएगी, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेशन आएगा, दैट विल बी योर 1 लाख, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 99,999 आएगा, ये नहीं आएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख 1 आएगा, ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एग्जैक्ट 1 लाख आएगा, एग्जैक्ट 1 लाख आएगा, ठीक है। तो अगर 1 लाख से कम आएगा तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं, मेरा जो ये एस्टिमेटर है, म्यू इनकम को एस्टिमेट करना चाह रहा था, ठीक है, म्यू इनकम को एस्टिमेट करना चाह रहा था जो कि था 1 लाख। लेकिन एक्चुअल में मेरा जो भी एस्टिमेटर है एक्स बार, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आ रहा है, लेस देन 1 लाख, लेट्स से 90,000, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरा एस्टिमेटर है वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और अगर मेरा एस्टिमेटर का अगर मीन लेट्स से 1.1 लाख आता, तो मैं बोलता कि भाई जो भी मेरा एस्टिमेटर है जो भी मेरा एस्टिमेटर है वो मेरे पॉपुलेशन मीन को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है। जितना अनुमान लगाना चाहिए था उससे ऊपर का अनुमान लगा रहा है, या तो फिर जितना अनुमान लगाना चाहिए था उससे नीचे का अनुमान लगा रहा है। पर हम लोग ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट म्यू, ठीक है। सो एक्स बार डजंट हैव बायस बेस्ड ऑन सैंपल, ठीक है, ठीक है। एक्स बार डजंट हैव एनी बायस बेस्ड ऑन सैंपल, ठीक है। बायस मतलब फेवर, ठीक है। एंड हेंस एज, ठीक है, why? Because mathematically we have proven that x bar is mu population, expectation of x bar is mu population, ठीक है। जैसे ही हम लोग ने मीन देखा था वैसे ही वेरिएंस देख लेते हैं, ठीक है। सो सेम x1 x2 xn को हम लोग ने ड्रॉ किया है पॉपुलेशन से, IID, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो मीन इज नथिंग बट सेम चीज, सेम एक्सप्लेनेशन पहले देखा था। सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स, एक ठीक है, देखा हुआ है हम लोग ने ये। सो 1/n² बाहर आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 x2 सो ऑन अप टिल xn, ठीक है। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस सो ऑन अप टिल वेरिएंस ऑफ xn। क्यों? क्योंकि x1 टू xn आर IID, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाउ वेरिएंस ऑफ x1 क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x1 इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, करेक्ट। पॉपुलेशन का म्यू पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, मतलब वेरिएंस भी पता है, ठीक है। एंड सेम चीज वहां पे
एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 म्यू था, हमें पता था, क्यों पता था, क्योंकि पॉपुलेशन का म्यू पता है, ठीक है। सिमिलरली x1 xn all are being distributed being sampled from population, ठीक है। सो x1 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पॉपुलेशन के ले सकता है। सो बहुत बार जब मैं x1 को सैंपल करूंगा, बहुत बार जब पॉपुलेशन x1 को सैंपल करूंगा, तो x1 की वैल्यूज में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम वेरिएंस आने वाला है जो कि पॉपुलेशन में था, एंड हेंस मैं बोलूंगा कि भाई वेरिएंस ऑफ x1 इज नथिंग बट sigma square, variance of x2 is sigma square, so on up till this, and this entire thing will be n times sigma square, ठीक है, and this will be sigma square by n. So variance of x bar is nothing but sigma square by n. Variance of x bar is nothing but sigma square by n. Done है? Okay. Now, so मेरे को ये पता है कि x bar is an unbiased estimate. क्यों? क्योंकि भाई expectation of x bar exactly mu आता है, ठीक है, exactly mu आता है, but वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या है? नहीं भाई, सिग्मा स्क्वायर नहीं है, इट इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो क्या बोल रहा है भाई कि इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल विथ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सो क्या बोलना चाह रहा है, 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 देख लेते हैं। सो कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन से मैंने कुछ सैंपल 1 लिया, सैंपल 2 लिया, सैंपल 3 लिया, सो ऑन अप टिल सैंपल के सैंपल्स ड्रॉ किए, ठीक है। तो सैंपल 1 का मीन निकाला, लेट्स से इसका मीन पता है म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, म्यू सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा जो भी है, ठीक है। नाउ सैंपल 1 का मीन लेट्स से मीन 1, सैंपल 2 का मीन लेट्स से मीन 2, सैंपल 3 का मीन लेट्स से मीन 3, सो ऑन अप टिल सैंपल 4 इज मीन के, ठीक है। सो if x bar is my random variable, if x bar is my random variable which can take all these values, ठीक है, so expectation of x bar is nothing but expectation of x bar is nothing but mu, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूवन है, एंड हेंस मैं बोलूंगा x bar is my unbiased estimate of population mean, ठीक है, ठीक है, expectation of x bar is mu, expectation of x bar is mu, ठीक है। अब सो ये m1 टू m के जो भी हैं, दिस इज सम डिस्ट्रीब्यूशन, विच डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग सैम्पल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। सो उस डिस्ट्रीब्यूशन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मीन होगा, कुछ वेरिएंस होगा, कुछ मीन होगा, कुछ वेरिएंस होगा। व्हाट इज दिस? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मीन होगा, कुछ वेरिएंस होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ मीन होगा, कुछ वेरिएंस होगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार विच इज नथिंग बट म्यू। इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होगा? इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार मैथमेटिकली क्या है? सिग्मा स्क्वायर बाई एन। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एट एन एवरेज इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो म्यू है, पर ये जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज वेरी कर रही होंगी सैंपल टू सैंपल विद अ वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई एन, विद अ वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई एन। और ये वैल्यूज अब तुम समझ में आ रहा है? सो एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट, बट इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल विद वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ठीक है। सो वेरिएंस इन वैल्यूज के बीच में वेरिएंस क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सो सैंपल टू सैंपल, ठीक है, विद इन एनी सैंपल, ठीक है। सो इस एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस मतलब क्या है? वेरिएंस मतलब क्या है? वेरिएंस मतलब द स्प्रेड, करेक्ट। वेरिएंस मतलब क्या है? स्प्रेड। और जनरली वेरिएंस को हम किस तरीके से निकालते हैं भाई? एवरेज डिस्टेंस, एवरेज एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम मीन, एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मीन। सो लेट्स से इन सारे पॉइंट्स का देयर इज सम मीन, देयर इज सम मीन, देयर इज सम मीन। सो ये सारे पॉइंट्स का एट एन एवरेज इन इस मीन से क्या, कितना वेरिएशन है, कितना वेरिएशन है? दैट इज नथिंग बट sigma square by n. I just hope things are clear now. सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने जाना था। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहता है भाई, पहले की जो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें बताई थी, या फिर जो मैथमेटिकली प्रूफ करी और जो चीजें हमने समझी, अगर ये आपको पता होता तो आप खुद भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम निकाल देते अपने नाम से। लेट्स से कोई
रोहित नाम का बंदा अगर ये लेक्चर देख रहा है तो बोल देता भाई कि जनरली मैथमेटिशियंस ऐसे ही तो करते हैं, रोहित सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता भाई। रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, या मतलब पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है नहीं पता है या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन will approximate a normal distribution with mean mu population and variance sigma square by n। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई एक्चुअल में पॉपुलेशन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप जब भी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लोगे, S1 S2 S3 सो ऑन अप टिल Sk, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के आपको मीन्स पता है, x1 बार x2 बार सो ऑन अप टिल xk बार, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के आपको मीन पता है, ठीक है। सो इन इन सैंपल मीन्स का, इन सैंपल मीन्स का जो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सैंपल मीन का जो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सैंपल मीन का जो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका मेरे को एक्सपेक्टेशन पता है और वेरिएंस पता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भाई, तो ये देखा गया, ये देखा गया, ये देखा गया कि जो भी सैंपल मीन है ना, सैंपल मीन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स का जो भी सैंपल मीन है, जो भी सैंपल की स्टैटिस्टिक्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टर्न्स आउट टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टर्न्स आउट टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट पैरामीटर्स? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर है, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मीन विल बी म्यू एंड वेरिएंस विल बी सिग्मा स्क्वायर, मीन विल बी म्यू एंड वेरिएंस विल बी सिग्मा स्क्वायर। एंड एज सैंपल साइज n बिकम्स लार्ज एंड लार्ज, मतलब सैंपल साइज आप 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, 3 लाख कर दो, सैंपल की जितनी साइज बढ़ाते रहोगे, सैंपल की जितनी साइज बढ़ाते रहोगे, सैंपल की जितनी साइज बढ़ाते रहोगे, ठीक है, आपको ये फिनोमिना उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको ये फिनोमिना उतना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो regardless of original distribution of the population, the distribution of the sample mean will approximate a normal distribution with mean mu population and variance sigma square population by n as sample size n becomes larger than n। The only condition is mu और जो सिग्मा आपकी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हो सकते हैं। एक हम लोग ने परेटो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, याद होगा तो, याद होगा तो 80% मास इन 20% values, Pareto distribution, variance is usually not finite in Pareto distribution, ठीक है। तो उस केस में ये चीज वैलिड नहीं है, अदरवाइज दिस इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज, ठीक है। एंड इन रियल वर्ल्ड केसेस, इन रियल वर्ल्ड केसेस, अगर आपके सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 है, अगर आपका सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 है, देन ये आपको यूजुअली दिख जाएगा, ये आपको यूजुअली दिख जाएगा, ठीक है। नाउ कुछ और देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सो CLT confirms that the sample mean x bar is unbiased estimator of the population mean mu। this aligns with our result जो कि हमें मैथमेटिकली प्रूव किया था। नो मैटर द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द एवरेज और expectation of sample mean will be centered around the population mean mu as sample size n increases, as sample size n increases। तो बोल रहा है भाई कि भाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या शेप है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी एक्सपेक्टेशन ऑफ की सैंपल मीन है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन है, जैसे जैसे आपकी सैंपल की साइज बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे सैंपल की साइज बढ़ाते रहोगे, जो भी आपका सैंपल मीन है वो आपके न्यू पॉपुलेशन की तरफ अप्रोच करता जाएगा, ठीक है। एंड एक्स बार इज एस्टिमेटर, एक्स बार इज एस्टिमेटर विच इज ट्राइंग टू एस्टिमेट पॉपुलेशन, विच इज ट्राइंग टू मेक estimate population mean, ठीक है। Now, variance of sample mean x bar is sigma square by n, variance of sample mean x bar is sigma square by n। अब इसमें खूबसूरती ये है, सैंपल साइज बढ़ाते रहो तो वेरिएंस कम होता रहेगा, सैंपल साइज बढ़ाते जाओ तो वेरिएंस कम होता रहेगा। एक टाइम पे लेट्स से n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी पे, n टेंड्स टुवर्ड इंफिनिटी पे वेरिएंस ऑफ x बार क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ x बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x बार 0, इसका मतलब क्या है कि भाई आप इंफिनिटी साइज का, इंफिनिटी साइज का इंफिनिटी साइज का सैंपल लेते रहो, इंफिनिटी साइज के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लेते रहो, इंफिनिटी साइज के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लेते रहो, तो विद इन सैंपल्स सैंपल मीन में वेरिएंस कितना होगा? 0। इसका मतलब इन्फिनाइट साइज का सैंपल लेने से हर सैंपल का मीन ऑलमोस्ट म्यू के बराबर आएगा। जब हर सैंपल का मीन ऑलमोस्ट म्यू के बराबर आएगा, तभी तो विद इन सैंपल वेरिएंस कितना है? 0 है, करेक्ट। सो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन,
and it decreases as n increases. As n increases, the distribution of the sample mean becomes more concentrated. ठीक है? As number of elements in a sample increases, the distribution of the sample mean becomes more concentrated around the population mean mu, resulting in smaller variance of sample mean x bar. वही चीज है जो समझाई, नहीं समझ में आ रहा पॉज करो, थोड़ा सा पीछे करो, वापस से सुनो, ठीक है? नाउ इन शॉर्ट वी कैन गेट अ गुड आइडिया अबाउट expectation of x bar and variance of x bar due to probability density function of x bar since it is a normal distribution. अब हमें ये पता है क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने पढ़ लिया है, ठीक है? क्यों गुड आइडिया है भाई, क्यों गुड आइडिया है? क्योंकि भाई मेरे को पता है कि भाई अब डिफरेंट डिफरेंट मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉपुलेशन से सैंपल कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉपुलेशन सैंपल कर सकता हूँ, या फिर मल्टीपल टाइम्स सैम्पलिंग कर सकता हूँ फ्रॉम पॉपुलेशन. दिस इज माय पॉपुलेशन, इससे मैंने S1 ले लिया, S2 ले लिया, सो ऑन अप टिल Sk ले लिया, के सैंपल्स कर सकता हूँ. अब मैं इनकी मीन्स कैलकुलेट कर सकता हूँ. अब मेरे को पता है कि भाई ये जो भी मीन है फॉर गुड इनफ वैल्यू ऑफ n और n ग्रेटर देन 30 के लिए, ये मीन का डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n. तो अगर मेरे को ये पता है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ही पता चल गया, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, तो x बार sampling distribution of sample mean will be sampling distribution of sample mean will be a normal distribution with mean mu and variance sigma square by n, and hence sampling distribution of sample mean जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब मेरे को अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, उसका पैरामीटर्स भी पता है, तो मेरे को सारे सवालों के जवाब पता है. सिंपल है. नाउ नेक्स्ट, नाउ व्हाई CLT इज इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो दो चीजें हैं इसमें. पहली चीज है ये कि भाई लाइक्लीहुड ऑफ सैंपल मीन हमें पता चल गया. लाइक्लीहुड ऑफ सैंपल मीन मतलब इसका मतलब ही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार है. मतलब सैंपल मीन का लाइक्लीहुड, सैंपल मीन का लाइक्लीहुड मतलब सैंपल मीन का लाइक्लीहुड मतलब एट एन एवरेज सैंपल मीन क्या क्या आ सकता है, ठीक है? सो मेरे को म्यू और सिग्मा पता है पॉपुलेशन का, तो लाइक्लीहुड ऑफ सैंपल मीन इज ई ऑफ एक्स बार. सो लेट्स से कुछ एग्जांपल लेते हैं. सो 1000 पीपल गेव सम IQ टेस्ट, 1000 पीपल गेव सम IQ टेस्ट, ठीक है? नाउ म्यू एंड सिग्मा ऑफ 1000 का पॉपुलेशन, ठीक है, इज नोन, ठीक है? सो एंड नाउ वी नो कि भाई जो एक्स बार है, जो एक्स बार है, दैट that should be a distribution over normal distribution with mu population and sigma square by n, ठीक है? mu population and sigma square by n. तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इन 1000 में से डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लेता, तो उन सारे सैंपल्स का डिफरेंट डिफरेंट मीन IQ आता, डिफरेंट डिफरेंट मीन IQ आता. तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई व्हाट विल बी माई प्रोबेबिलिटी दैट उन सारे सैंपल्स की जो भी मीन IQ है दैट इज ग्रेटर देन 120, दैट इज ग्रेटर देन 120. तो भाई मेरे को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मेरे को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है मेरे को, एंड मेरे को ये भी पता है कि एक्स बार विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. तो मेरे को भाई ये वाला आंसर पता है, मेरे को ये वाला आंसर पता है, करेक्ट? मेरे को ये वाला आंसर पता है. निकालेंगे कैसे देख लेते हैं, ठीक है? निकालेंगे कैसे देख लेंगे. देखें और निकालने के लिए देर इज अ लुकअप टेबल, ठीक है? लुकअप टेबल कैसे है देख लेते हैं. सो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग ने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है? सेम यही चीज लिखी थी मैंने, वहीं से कॉपी पेस्ट करके डाली है. क्या होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या फिर स्टैंडर्डाइजेशन? इसको Z स्कोर के टर्म्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या होता है? सो लेट्स से देयर आर सम वैल्यूज विच आर सैम्पल्ड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? सो लेट्स से x1 to x1000 आर दीज 1000 वैल्यूज. अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई इससे आपको यू फाइंड द मीन ऑफ द सैंपल एंड द सिग्मा ऑफ द सैंपल, यू फाइंड द मीन ऑफ द सैंपल एंड सिग्मा ऑफ द सैंपल, एंड फ्रॉम ईच वैल्यू यू सब्सट्रैक्ट, हर वैल्यू से सैंपल मीन को माइनस करो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, ठीक है? मैं बोलते बोलते भूल जाता हूँ कि हिंदी में बोलना है. तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी बहुत खराब है मेरी, ठीक है? लेकिन पता एक्चुअली हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सारी कॉन्सेप्ट, तो इंग्लिश में याद होता है ना, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ही हो गया, मीन ही हो गया, ठीक है? अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश में ही याद होते हैं, तो धीरे धीरे पूरी एक्सप्लेनेशन ही इंग्लिश में निकल जाती है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, वरना मैं इंग्लिश में पढ़ा नहीं रहा होता. वो अलग बात है कि इंग्लिश में पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, तो मैंने सोचा कि हिंदी में पढ़ा लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में यार हम लोग पढ़ नहीं पाते यार. इंग्लिश में क्या बोल रहा है फिर उसको सुनो, दिमाग में हिंदी में कन्वर्ट करो,
भाई सीधा हिंदी में समझो यार, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को एग्जाम से एक रात पहले समझाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर ये सारी चीजें एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने लगोगे तो फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। हाँ। तो नाउ x1 x2 x3 सो ऑन x1000, ठीक है। सो हर एक एक्सरसाइज से मैंने मीन माइनस कर लिया और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर लिया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि भाई अब xi डैश विल बी माई न्यू सैम्पल्स। तो अब ये जितने भी xi डैश होंगे, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x1000 डैश, ठीक है। अब इन सबका मीन जो भी होगा, मीन डैश सैंपल जीरो होगा और सिग्मा डैश सैंपल वन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया, ठीक है। कैसे? अरे भाई दिस क्या हो गई, x1 माइनस म्यू सैंपल बाई सिग्मा सैंपल, ठीक है। सो लेट्स से म्यू सिग्मा इज म्यू एंड सिग्मा सैंपल इज सिग्मा, ठीक है। सो x1 डैश की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दो यार, x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा प्लस x1 x2 माइनस म्यू बाई सिग्मा सो ऑन अप टिल x1000 माइनस म्यू बाई सिग्मा। इन सबको ऐड करोगे और डिवाइड बाई 1000 करोगे, करेक्ट। डिवाइड बाई 1000 करोगे, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर जीरो तो मीन जीरो। उसी तरीके से वेरिएंस भी देख लेना, बन ही आएगा। सिंपल है यार, ये कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से किया गया। जो भी इनका स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा था वो सिग्मा आ रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हर एक को सिग्मा से डिवाइड कर दिया, तो इनका जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन अब आएगा वो वन बाई सिग्मा टाइम्स ओल्ड वाला सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, जो कि पहले वाला सिग्मा था। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो न्यू वाला स्टैंडर्ड डिविएशन बना जाएगा, करेक्ट। तो अब जब मैंने ये ऑपरेशन कर दी इन सारे सैंपल्स पे, तो अब मैं बोलूंगा नाउ द सैंपल्स एक्स आई डैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1, 0, 1, मतलब 0 is mean and 1 is variance. Now you have lot of info on this, right? Something, all these things, correct? Now अब देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा और उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1 में, तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो हम कुछ z डिफाइन करते हैं, z हम डिफाइन करते हैं सच दैट कि भाई जो भी आप सैम्पल कर रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, आप एक काम करो, हर उस वैल्यू को मीन में से मीन मीन हर उस वैल्यू से मीन को सब्सट्रैक्ट करो और सिग्मा से डिवाइड करो, ठीक है। हर उस एंड फिर मैं बोलूंगा कि भाई ये जो भी z है, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0 to 1, ठीक है। सो अब सो यहाँ पे अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो कोई और भी डिस्ट्रीब्यूशन होता, ठीक है। अगर उसका भी मेरे को म्यू और सिग्मा पता होता, उसका भी मेरे को म्यू और सिग्मा पता होता, उसका भी मेरे को म्यू और सिग्मा पता होता, तो मैं यही सेम चीज़ कर सकता था, मैं उसको यही सेम चीज़ कर सकता था, मैं उसको यही सेम चीज़ कर सकता था, ठीक है। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका म्यू और सिग्मा होता, हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को जी स्कोर बोलते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को जी स्कोर बोलते हैं, ठीक है। सो जी स्कोर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वैल्यू इज अवे फ्रॉम इट्स मीन। मीन से वो कितना नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन टाइम्स दूर है, ठीक है। मीन से वो कितना नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन टाइम्स दूर है, दैट इज नथिंग बट जी स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज अ जनरिक डेफिनेशन फॉर एनी रैंडम वेरिएबल। सो लेट्स से x कोई random variable which is sampled from normal distribution 0 to 1 and another random variable uh, x is another जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3, 2 पे 2 से सैम्पल्ड है, ठीक है। सो लेट्स से x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए z की डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट -2 -0/1, ठीक है। क्यों? z इज नथिंग बट x माइनस म्यू बाई सिग्मा, करेक्ट। सो x की जो भी वैल्यू होंगी वही सेम z की वैल्यू होंगी फॉर दिस केस when my mean is 0 and variance is 1, correct. Now for this, when my random variable x is distributed over normal distribution of mean 3 and variance 2, उस केस में for वैल्यूज मैंने सेम ही ले लिए, सो फॉर दीज वैल्यूज माई जेड स्कोर विल बी दिस, मैंने कंप्यूट कर लिया है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, कंप्यूट कर लेना, यही आएगा, ठीक है। मैंने नीचे यहाँ पे थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन भी किया है, ठीक है, यही आएगा, ठीक है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, क्या सीखने वाली है, ठीक है। तो आपका जी स्कोर हमेशा मीन पे जीरो होगा, ठीक है। इसका मीन क्या था, जीरो, तो देखो जीरो पे जी स्कोर जीरो है। इसका एक्स का मीन क्या था, 3, 3 पे जी स्कोर क्या है, जीरो। क्यों भाई? जेड को डिफाइंड ही इस तरीके से एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, अगर एक्स मीन के बराबर है तो दिस न्यूमरेटर विल बी जीरो एंड हेंस दिस विल बी जीरो,
ठीक है। नेगेटिव जेड स्कोर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मीन से लेफ्ट साइड वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा, मीन से लेफ्ट साइड वैल्यू के लिए जेड स्कोर नेगेटिव आएगा, एंड मीन से मीन से मीन से राइट साइड मीन से राइट साइड वैल्यू के लिए जेड स्कोर पॉजिटिव आएगा, मीन से राइट साइड वैल्यू के लिए जेड स्कोर पॉजिटिव आएगा। हायर जेड स्कोर मीन्स इट इज फार अवे फ्रॉम मीन एंड हेंस लो प्रोबेबिलिटी, इट इज फार अवे फ्रॉम मीन एंड हेंस लो प्रोबेबिलिटी, एंड हेंस लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो इस ग्राफ में इस ग्राफ में सो ये मेरे पास दो ऑलरेडी पिक्चर्स पड़े थे, मैंने गूगल से उठा लिए। ठीक है। तो N01, ये रेड वाला लाइन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है। और N32 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 इसमें नहीं था, इसमें था तो मैंने ले लिया। N32 इज ये सिग्मा 3, ये शायद यही है। ठीक है, ये है कि ये है। ठीक है। सो क्योंकि मीन तो इन सारे का 3 ही है, मीन तो सारे का 3 ही है। ठीक है, सिग्मा 1 ये हो गया, सिग्मा 1 ये हो गया, सिग्मा 2 ये हो गया, सिग्मा 3 ये हो गया। ठीक है। सो ये वाला वेरिएंस। ठीक है, क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा होगा ना, सिग्मा ज़्यादा हो रहा है तो स्प्रेड ज़्यादा होगा। ठीक है। सो ये वाला हो गया, नोट्स में देख लेना अच्छे से, जूमिंग करके देख लेना। अच्छा ठीक है। अब ना ये रेड वर्टिकल बार क्या है, ये रेड वर्टिकल बार इज नथिंग बट ये वैल्यूज। ठीक है, जो भी एक्स वैल्यूज है। ठीक है, ये वैल्यूज है। ठीक है, और इसमें भी सेम वैल्यूज है। ठीक है। सो अब इन ग्राफ को देख के पॉज करके देख लो, ये सारी चीज़ें वो करना आसान होगा। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 3 था। ठीक है, 3 से मैं लेट्स से 10 पे जाऊँगा, 3 से 10 पे जाऊँगा तो 3 - 10 इज 7, 7 बाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 2, 7/2 इज 3.5। सो 3.5, 3.5 10 के करस्पॉन्डिंग मेरा जेड वैल्यू कितना है, 3.5। सो मेरा जेड स्कोर जितना ज़्यादा होगा, मेरा जेड स्कोर जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइट ही नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूशन में, देख रहे हो। तो मेरा मीन से डिस्टेंस जितना ज़्यादा, जेड स्कोर उतना ज़्यादा, जेड स्कोर उतना ज़्यादा, हैंस प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है। सो जी स्कोर का सिग्निफिकेंस विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जी स्कोर का सिग्निफिकेंस विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो लेट्स से एक्स is distributed over normal distribution with mu and sigma, तो z is nothing but x minus mu comma sigma। ठीक है, तो अगर लेट्स से मैं बोलूँ कि what is the probability that x is less than a, तो which is nothing but probability that x is nothing but। ठीक है, तो अब इन इस इनइक्वालिटी में, इस x लेस देन a में दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करो म्यू और डिवाइड करो सिग्मा से, करेक्ट। तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ सेम। सो दिस इज नथिंग बट, अब ये चीज़ क्या लिखी थी, ये चीज़ इज नथिंग बट जेड, दिस इज नथिंग बट जेड। सो प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन a माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a की क्या होगी, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन a माइनस म्यू बाई सिग्मा, करेक्ट। करेक्ट। नाउ अब सिंस मेरे को पता है z इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0,1 एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1 मेरे को सारी वैल्यूज पता है। ठीक है, तो लोग पहले से स्टोर करके रखते हैं, अब कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछो भाई मैं तुरंत बता दूंगा, कैसे देख लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं। सो लेट्स से x is distributed over x is distributed over normal distribution of mean -2 and 2। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x is less than 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x is less than 0 बोलने का मतलब ही यही है कि प्रोबेबिलिटी दैट z is less than 0 minus of -2/2, करेक्ट, विच इज नथिंग बट 2 कैंसिल 1, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1। अब यहाँ पे देखो -2,2 -2,2 का ग्राफ इज ये ग्रीन वाला, -2,2 का ग्राफ इज ग्रीन वाला, एंड 0,1 का ग्राफ इज ऑरेंज वाला, 0,1 का ग्राफ इज ऑरेंज वाला। ठीक है, सो बोल रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी कि x लेस देन 0 होगा, मतलब ये वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1, मतलब ये ऑरेंज वाला एरिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है दिस इज इक्वल टू ऑरेंज शेडेड एरिया, करेक्ट। करेक्ट, तभी तो ये चीज़ होगी। ठीक है, एंड सिमिलरली व्हाट विल बी x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला एरिया ग्रीन में, विच इज नथिंग बट ऑरेंज में ये वाला एरिया, करेक्ट। करेक्ट, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं और लेट्स से एक किसी एक जगह पे इक्वल टू कर दो तो दूसरी जगह पे
इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, सो दिस इज नथिंग बट कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज sorry, probability that x is less than a plus probability that x is greater than equal to a, ठीक है, will be equal to 1, will be equal to 1। एंड सिमिलरली जब मैं x के केस में बात कर रहा हूँ तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन a, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन a, मतलब ये वाला एरिया, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a विल बी इक्वल टू 1। सिंपल है। एंड सिंस सो जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज असिमेट्रिक, इट इज असिमेट्रिक, इट इज असिमेट्रिक, सो मीन इज जीरो, मीन इज जीरो, मीन इज जीरो, मीन इज जीरो, मीन इज जीरो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लेट्स से अब ये ऑरेंज वाली कर्व पे ही ध्यान से देखो, ठीक है, मीन इज जीरो, मीन इज जीरो। सो प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन माइनस ए। तो यहाँ पे कहीं माइनस ए भी होगा, माइनस ए भी होगा, सिंस ये सिमेट्रिक है। तो मीन के अराउंड सिमेट्रिसिटी होगी, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम होंगे, करेक्ट। एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन ए शुड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस ए, ठीक है। एंड 3.5 के आगे, 3.5 के आगे, 3.5 के आगे, ठीक है, 3.5 के आगे ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है। सो मेरे को ये z के करस्पॉन्डिंग मेरे को लुकट 12 पता है। लॉग टेबल हम लोग एक छोटी सी बुकलेट लेके जाते थे अपने 11th 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के वक्त, ठीक है, उस लॉग टेबल में ऐसी टेबल देखी होगी, ठीक है। सो वही है, ठीक है। सो या तो टेबल्स पॉजिटिव में 0 से 3.5 होंगे, या तो फिर नेगेटिव -3.5 से 0 होंगे, ठीक है। तो मेरे को कोई भी मेरे को कोई भी एक साइड का वैल्यू पता है तो मेरे को दूसरी साइड का वैल्यू पता चल जाएगा। और सिमेट्रिसिटी है तो मैं डिफरेंट एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके मैं हर एक चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ एक चीज़ देख लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे बोला है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -1.92। सो -1.92, लेट्स से यहाँ पे मीन विल बी, लेट्स से मीन विल बी जीरो, मीन विल बी जीरो। सो -1.92 इज यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है। तो ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछा है। सो डायरेक्टली निकाल सकते हो, -1.9 पे जाओ, -1.9 पे जाने के बाद -1.92 है तो 0.0, 0.1, 0.2 ये वाला, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 0.0281, ठीक है, 0.0281, ठीक है, 91 है, ठीक है, ठीक है। तो 0.0281, ठीक है। इसको इसको वन कर लो, इसको वन कर लो, या तो फिर इस वैल्यू को चेंज कर लो, ठीक है, वही है ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। या तो फिर लेट्स से कि मेरे को पता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1.03 चाहिए, मतलब जीरो यहाँ पे है तो मेरे को 1.03 यहाँ पे होगा, तो ये वाला एरिया। तो लेट्स से अगर मेरे पास पॉजिटिव टेबल है, मेरे पास पॉजिटिव टेबल है, तो या तो डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, 1 पे जाओ, 1.0 के बाद जाने के बाद 1.3 पे जाओ, 0.8454, 0.8485, करेक्ट। लेकिन अगर लेट्स से मेरे पास ये पॉजिटिव टेबल नहीं होता, मेरे को नेगेटिव टेबल से निकालना होता, तो मैं कैसे निकालता, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो 1.03 और -1.03 सेम ही होता, ठीक है, -1.03 सेम ही होता। तो मैं बोलता कि भाई मेरे पास नेगेटिव वाला टेबल है, मतलब मेरे पास ये वाली साइड की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता कि भाई वन में से इतनी वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन -1.03 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो -1.03 क्या है, -1.03, 0.1515, ठीक है। तो 1 - 0.1515 कर दो तो यही आएगा, करेक्ट। सो दोनों में से कोई भी टेबल पता है तो निकाल सकते हैं। और ये सारी सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0 1 एक नेचुरल फिनोमिना, मेरे को हर एक चीज़ पता है इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो मैंने ये सारे ऑलरेडी मैं ये मेमोरी में रख सकता हूँ और फिर हर एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो था कि भाई CLT इन डेटा साइंस में एस्टिमेटिंग लाइक्लीहुड ऑफ सैम्पल मीन। और दूसरी चीज़ है कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अभी के लिए थोड़ा सा ग्राफ्स के टर्म्स में देख लेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें इनमें से आप हल्की सी खुद से भी देख सकते हो, इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। बाकी की कुछ चीज़ें अगर होंगी तो हम मशीन लर्निंग में भी देख लेंगे, ठीक है। सो अभी अप्रॉक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कुछ 2 3 लिंक्स है, तो ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये कह रहा है कि भाई, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स से नंबर ऑफ ट्राइल्स लेट्स से 20 है। 30 से ज़्यादा डालना चाहिए, पर मैं 20 डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है एरर आने वाली है। ठीक है, सो लेट्स से 20 डाल दिया। प्रोबेबिलिटी लेट्स से 0.4 डाल दिया, और एक्स की वैल्यू लेट्स से मैंने 7 डाल दिया। ठीक है, सो देख रहे होगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 पे 0.16588 कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन मैं जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को एरर पॉपअप करेगा। क्या एरर बोल रहा है भाई? बोल रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं आपके या नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप वो कर सकते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इनको कर दिया 35, 35 कर दिया। अब सो देख रहे हो, जो 35 ट्रायल्स के लिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 है, तो फिर द एंटायर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट के थ्रू कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन हम लोग ने हल्का सा देखा था जब हम लोग कोडिंग देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, पूरा हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए देख सकते हो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ने किस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तीसरी लिंक भी है, तो दूसरी तीसरी लिंक मैंने ऑलरेडी शायद ओपन करके रखी थी। दूसरी तीसरी लिंक में ये कुछ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये कुछ लिखा हुआ है। और एक और लिंक थी जो कि आपको कुछ हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा रीडिंग मटेरियल है, तो ये भी पढ़ लेना। ठीक है, जिसको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी आपको दे दे रहा हूँ कि भाई क्या पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और एक ये जो चीज़ थी यार, ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो लिंक है बहुत ही सही लिंक है। ये तो थ्रू आउट प्रोबेबिलिटी में आपके काम आएगा। सो ये वाली लिंक क्या है? ये वाली लिंक है। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, मेरे को मिल गई तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो जिसने लेक्चर आज तक देखा उसके लिए बोनस। ठीक है, सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको कोई किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स से मेरे को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो भाई बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करो। ठीक है, तो आपको एंटायर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस अगर लेट्स से यहाँ पे अगर देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का PDF भी मिल जाएगा। सो लेट्स से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में लेट्स से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, आप यहाँ पे ये जो एक स्लाइडर है उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके हिसाब से देखो नीचे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ एक्स चेंज होता रह रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली लेट्स से बहुत सारे बर्नौली ट्रायल्स किए तो क्या बन जाएगा? वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हेंस यहाँ पे देखोगे तो जो सेकंड कॉलम में वैल्यू मिल रही है, जो सेकंड कॉलम में इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज द PMF ऑफ जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया है। और जो थर्ड कॉलम में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज कि भाई ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेलेक्ट किया था उसका या तो मैक्सिमम करोगे या तो सम, मिनिमम करोगे या तो सम करोगे, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और बन सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी चेंजेस की वजह से ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। सिमिलरली ऐसे कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से हम लोग ने क्या क्या देखा था? हम लोग ने चाई स्क्वायर नहीं देख सकते हैं लेट्स से, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने देखा था। ठीक है, सो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेने पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स को अगर आपने सम कर लिया तो दैट विल बी अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समेशन ऑफ लैम्डा, एंड उनकी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगी। या फिर लेट्स से परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। सो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन में देर इज AN XM, दो पैरामीटर्स होते हैं AN XM। ठीक है, सो AN XM में डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड करके आप विजुलाइज कर सकते हो कि व्हाट इज एंड हाउ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू रिएक्ट। एंड परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के एक्स या रैंडम वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट बहुत बार लेने से उनके ट्रांसफॉर्मेशन या सैम्पल लिमिट या मिनिमम या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी देख सकते हो। सो बेसिकली कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिक्कत महसूस हो रही है भाई, इस वेबसाइट पे जाओ, आराम से विजुलाइज करो। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी बिग लेक्चर, पर इट्स वर्थ
30 लाख के ऊपर का कोई भी इंटरव्यू, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन तय है। बाय बाय।